गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। ठीक है, तो चलिए आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो आज हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अगला इसमें पहला क्वेश्चन आप पे आ गया है। तो इसमें दिया गया है अपशिष्ट जल की बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका क्या नाम है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड निम्न में से किसकी मात्रा के आकलन से जानी जाती है? ठीक है, तो इसमें आपको बताना होगा। तो इसका क्या होता है? ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खपत क्या होती है? ऑक्सीजन की खपत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है इसमें? ऑक्सीजन की खपत सही है तो कुल कार्बनिक पदार्थ, जैव घटनी कार्बनिक पदार्थ, ऑक्सीजन की मुक्ति, ऑक्सीजन की खपत। तो इसमें आपका सही होगा ऑक्सीजन की खपत। क्या होगी? ऑक्सीजन की खपत। सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला अगला क्वेश्चन आपका है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध से दही के परिवर्तन में किस विटामिन की मात्रा में वृद्धि होती है? किस विटामिन की मात्रा में वृद्धि होती है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी 12, विटामिन ई। विटामिन ई, तो इसमें हम देख लेते हैं। तो इसका क्या होगा? विटामिन बी 12। क्या होगा? विटामिन बी 12 आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा? विटामिन बी 12 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसका विटामिन बी 12 आंसर सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला गोबर गैस उत्पादन के क्या होता है? अगर हम बात करते हैं गोबर से, मतलब गोबर से गोबर गैस उत्पादन के बीच अपशिष्ट क्या किया जाता है? तो इसमें हम बात करते हैं तो गोबर से गोबर गैस उत्पादन के बाद बचे अपशिष्ट का क्या किया जाता है? तो इसमें आपका आंसर सही होगा खाद। मतलब कि अगला आंसर है खाद की तरह प्रयोग होता है। क्या होता है? खाद की तरह प्रयोग होता है। तो जला दिया जाता है, लैंड फिल किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये खाद की तरह क्या होता है? उपयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम, लेगुमिनोरम या एनाबीना, वैसिलस और इनमें से कोई नहीं। तो राइजोबियम, लेगुमिने, मिनोसेरम क्या होता है? अगर दलहनी पौधों की बात करते हैं, किसकी? दलहनी पौधों की बात करते हैं, किसकी? दलहनी पौधों में की जड़ों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? राइजोबियम। क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं तो राइजोबियम पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस आपका ये है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं जैसे कि, ठीक है, अगला क्वेश्चंस आपका पांचवा क्वेश्चंस है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन क्या होता है? निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्त्रीकर्ता जीव नहीं है? मतलब कि जो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण नहीं करता है। क्या नहीं करता है? नाइट्रोजन का स्त्रीकरण नहीं करता है, तो उसकी हम बात करेंगे जैसे कि एनाबीना नास्टाक, एजोब्यूटर, स्यूडोमोनास। तो इसका आंसर क्या होता है? स्यूडोमोनास होता है। क्या होता है? स्यूडोमोनास। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं स्यूडोमोनास। तो आगे अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? ठीक है, तो पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो इसका किसने किया था? रामदेव मिश्र ने, फ्लेमिंग ने, हर्बर्ट बायर ने, फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? इसको खोजा था। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। बायोगैस उत्पन्न होती है। बायोगैस यानी गोबर गैस से उत्पन्न की गैस को हम क्या कहते हैं? बायोगैस। ठीक है, तो बायोगैस से उत्पन्न गैस को हम क्या कहते हैं? गोबर गैस से उत्पन्न गैस को हम बायोगैस के नाम से जानते हैं। तो बायोगैस उत्पन्न होती है यू बैक्टीरिया द्वारा, आर्कियो बैक्टीरिया द्वारा, माइकोप्लाज्मा द्वारा, साइनोबैक्टीरिया द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब अगर इसकी बात करें तो आर्कियो बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है? बायोगैस उत्पन्न होती है। अब अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। किण्वन प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाला एक कोशिकी, मतलब किसमें? अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं किण्वन प्रक्रिया में
प्रयुक्त होने वाला एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है? प्रोटोजोआ, ईस्ट, एनाबीना, नास्टाक। तो किण्वन की प्रक्रिया में प्रयुक्त किसके द्वारा किण्वन कराया जाता है? तो किण्वन आपका ईस्ट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ईस्ट के द्वारा किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रुधिर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए प्रयुक्त स्टैटिन प्राप्त किया जाता है। मतलब रुधिर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए प्रयुक्त स्टैटिन प्राप्त किया जाता है। मतलब इस तरह से क्या है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, रुधिर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए प्रयुक्त स्टैटिन प्राप्त किया जाता है। तो कौन सा स्टैटिन प्राप्त किया जाता है? मोनोस्कस, परप्यूस, म्यूकरपोस्पोरम्स, स्पार्जिलस नाइगर, क्लेविसेप्स यूरिया। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? पहला आंसर सही होगा। क्या है? मोनास्कस परप्यूरियस से। क्या होता है? मोनास्कस परप्यूरियस से होता है। ठीक है, तो मतलब कि मोनास्कस परप्यूरियस से क्या है, कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है। मतलब कि प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है। जो प्रतिजैविक होते हैं एंटीबायोटिक के रूप में प्राप्त किया जाता है। किसको किया जाता है बताइए? अगर नीलहरित शैवालों से, जीवाणुओं से, या फिर ब्रायोफाइटा से, विषाणुओं से। तो इसका आंसर सही होगा जीवाणुओं से। किससे? जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अंग प्रत्यारोपण के समय प्रतिरक्षा तंत्र को निष्क्रिय करने के लिए प्रयुक्त साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त होता है। क्या होता है? प्रयुक्त साइक्लोस्पोरिन ए किससे? मतलब अंग प्रत्यारोपण के लिए। किसके लिए? अंग प्रत्यारोपण के लिए। अगर हम बात करते हैं अंग प्रत्यारोपण के लिए प्रयुक्त साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त होता है। कहाँ से होता है? मोनोस्कस परप्यूरियस से, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, क्लेविसेप्स परप्यूरिया से, सैक्रोमाइसीज सेरेविस से। तो ये इसका आंसर सही होगा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। क्या होगा? पॉलीस्पोरम से, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किसका? 12वां क्वेश्चन है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन ये है। तो 12वां क्वेश्चन जैसे एगारोज जानते हो? एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पृथक किए डीएनए के निरीक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? मतलब निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? अगर हम बात करते हैं एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसके लिए किया जाता है? मतलब डीएनए के क्या है, डीएनए को अलग करने की विधि होती है। क्या होती है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होती है? डीएनए के अलग करने की एक विधि है। तो अगर इसमें बात करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग किए डीएनए के निरीक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखते हैं पहले क्या है, डीएनए के दृश्य प्रकाश में देखा जा सकता है। डीएनए के बिना अभिरंजित किए दृश्य प्रकाश में देखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं इसका। ठीक है, या फिर स्त्रियाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा, इथिडियम ब्रोमाइड अभिरंजित किया जाता है। तो इसका आंसर होता है इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डीएनए को पराबैंगनी प्रकाश डालने पर देखा जा सकता है। किसके द्वारा? पराबैंगनी प्रकाश के द्वारा क्या किया जाता है? मतलब देखा जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा? मतलब कि तो चलो अगला देख लेते हैं। तो ये आपको आंसर अगला सही होगा। इसका क्या है? एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित किया जाता है। तो अभिरंजित करने के लिए किसका? इथिडियम ब्रोमाइड से क्या किया जाता है? उससे रंगा जाता है। मतलब जो डीएनए होते हैं, डीएनए का कोई कलर नहीं होता है, केवल इसे हम इथिडियम ब्रोमाइड से ही क्या कर सकते हैं? रंग सकते हैं। ठीक है, तो इसे जो पराबैंगनी प्रकाश इसमें डालेंगे तो ये चमकने लगता है। ठीक है, इसलिए ऐसा इथिडियम ब्रोमाइड को उसमें लाया जाता है और डीएनए का कोई कलर नहीं होता है। ठीक है,
चलिए अगला देख लेते हैं, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज का उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने में किया जाता है? किस में किया जाता है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो इसके देख लेते हैं, निम्नलिखित या कह सकते हो प्रतिबंधन क्या है, एंडोन्यूक्लिएज इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने में किया जाता है? तो इसका क्या होता है, डीएनए, डीएनए के पुनर्योगज अणु से, डीएनए के पुनर्योगज के अणु से, डीएनए के पुनर्योगज अणु से, या फिर डीएनए के तथा आरएनए के पुनर्योगज अणु से। तो इसमें क्या होता है, डीएनए के पुनर्योगज अणु से। तो इसका पहला दूसरा दोनों सही है, ठीक है, पहला और दूसरा दोनों वही है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होते हैं, इनका आंसर सही होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन 14वां नंबर है, निम्न में से किसने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, क्या बोलते हैं इसको, पीसीआर, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को लोकप्रिय बनाया है, मतलब पीसीआर को किसने लोकप्रिय बनाया था, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, लोकप्रिय किसने बनाया था बताइए। अगर हम बात करते हैं तो इसकी किसने बनाया था, तो इसको मान लिया जाए निम्न में से किसने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसका पीसीआर का पूरा नाम क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इसको लोकप्रिय किसने बनाया था, डीएनए के टेम्पलेट सहज उपलब्धता ने, संश्लेषित प्राइमर की उपलब्धता ने, रास्ते डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की उपलब्धता ने। तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर, क्या होगा, डी नंबर आंसर सही होगा। ताप स्थायी, क्या होता है, ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज की उपलब्धता, ये सही है, क्या है, ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज की उपलब्धता आवश्यक होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 15वां, ठीक है। तो इसमें क्या है, जीनी अभियांत्रिकी, मतलब जीनी अभियांत्रिकी क्या होती है, जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी है, मतलब जीनी मतलब कि जीन अभियंत्रिक, जीनी इंजीनियरिंग जिसे कहते हो आप, क्या बोलते हैं, जीन इंजीनियरिंग की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी थी, तो यह बताते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से, यही सही होगा, ठीक है। तो डीएनए लाइगेज से, डीएनए गायरेज से, डीएनए पॉलीमरेज से। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला आंसर नंबर सही होगा, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज से, क्या होगा, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम्स की सहायता से ये क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो चलिए 16 नंबर देख लेते हैं, पुनर्योगेज डीएनए अणु के निर्माण में क्या होता है, अगर इसकी बात करते हैं, पुनर्योगेज डीएनए, पुनर्योगेज डीएनए अणु के निर्माण में डीएनए लाइगेज की भूमिका क्या है। तो चलिए देख लेते हैं, दो डीएनए खंडों के बीच फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ये सही है। तो डीएनए खंडों के चिपचिपे सिरों के बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। तो इसमें सभी प्यूरिन क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका पहला आंसर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इसका पहला आंसर क्या है, दो डीएनए खंडों के बीच फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण होता है, किसके बीच होता है, दो डीएनए खंडों के बीच फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का क्या होता है, पाया जाता है, मतलब ये वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला 17वां क्वेश्चन, ठीक है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग में जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज प्रयुक्त होते हैं क्योंकि वे क्या करते हैं, अगर हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज, तो ये एक तरह का क्या होता है, ये इसे डीएनए का चाकू भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डीएनए का चाकू के नाम से भी जानते हैं, डीएनए खंडों को जोड़ते हैं। तो इसका ये क्वेश्चन गलत है। दूसरा देखिए, बी नंबर क्या है, डीएनए विशिष्ट क्षारक्रम को काटते हैं, तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, डीएनए को चाकू किसे कहा जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को ही हम क्या कहते हैं, डीएनए का चाकू के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, मतलब यही सही होगा, डीएनए के विशिष्ट क्षारक्रम को क्या करता है, काटता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जीवाणुओं में उपस्थित अतिरिक्त गुणसूत्र वृत्ताकार डीएनए अणु को कहते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि जीवाणुओं में उपस्थित अतिरिक्त गुणसूत्र वृत्ताकार डीएनए अणु को क्या कहते हैं, प्लाज्मिड्स कहते हैं, इंटरफेरान कहते हैं। तो
प्लाज्मिड्स कहते हैं, प्रोक्रोमोसोम कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लाज्मिड्स। क्या होगा? प्लाज्मिड्स आंसर सही होगा। अब अगली बात कर लेते हैं, आनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के खंडों को जोड़ता है, कौन को जोड़ता है? अगर हम बात करते हैं आनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए खंड को जोड़ता है, एंडोन्यूक्लिएज, लाइगेज, काइटिनेज। तो इसमें से आपका आंसर क्या होगा? लाइगेज, पॉलीमरेज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाइगेज क्या होगा? इसका आनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के खंडों को क्या करता है? जोड़ देता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चंस कराऊंगा। कितने क्वेश्चंस? 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं 20वां क्वेश्चंस। इसमें दिया गया है क्या है? वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए के अनेक प्रतिलिपियां बनाई जाती है। क्या है? डीएनए की अनेक प्रतिलिपियां बनाई जाती है। तो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, ट्रांसलेशन के द्वारा, लाइगेज श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा, पीसीआर के द्वारा। किसके द्वारा? पीसीआर। तो ये आपका आंसर कौन सा सही होगा? पीसीआर। मतलब वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की अनेक प्रतिलिपियां बनाई जाती है, वो किसके द्वारा हो सकता है? मतलब अनेक कॉपी बनाई जाती है, किसके द्वारा? पीसीआर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? पीसीआर। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। प्लाज्मिड्स में अगर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्लाज्मिड्स में निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? मतलब प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? जीवाणु कोशिका में, सभी जंतु कोशिकाओं में, रोग संक्रमित कोशिकाओं में और पादप कोशिकाओं में। तो इसका आंसर क्या होगा? जीवाणु कोशिकाओं में। कौन होगा? जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लाज्मिड से निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में पाया जाता है? जीवाणु कोशिका में, ठीक है। तो चलिए अगला देख लेते हैं, एपिसोम निम्नलिखित में से, अगर हम बात करते हैं एपिसोम निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? गुणसूत्र से, किसके? गुणसूत्र से, आरएनए से और प्लाज्मिड से, गाल्जी काय से। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लाज्मिड से। क्या होगा? प्लाज्मिड से। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? प्लाज्मिड। तो इसका आंसर आपका प्लाज्मिड सही होगा। क्या होगा? प्लाज्मिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीनी इंजीनियरिंग में जैविक कैंची का कार्य करने वाला एंजाइम कौन है? मतलब कि जीन इंजीनियरिंग में क्या होता है? मतलब जैविक कैंची के रूप में काम करता है। अभी मैंने इसका क्वेश्चंस कराया था ना। तो इसका क्या है? जीन मतलब कि डीएनए चाकू किसे कहा जाता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम्स। किसको? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या होगा? सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चंस। तो अगला क्वेश्चंस ये है, जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक होता है SB40। क्या होगा? SB40। दूसरा है PBR 327, PUC और PBR। तो इसमें आपका 32। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? SB40 होता है। जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए प्रयुक्त वेक्टर होता है। कौन सा संवाहक मतलब वेक्टर होता है? SB40। क्या होता है? SB40। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, बीटी मतलब कि बीटी फसल, जिसे आप लोग जानते हैं बीटी का पूरा नाम, बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? अगर हम बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? तो बैसिलस वल्गैरिस द्वारा, बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस या बैसिलस सर्बिटलिस या बैसिलस मैगाथीरियम। तो इसका आंसर क्या होगा? बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चंस, ठीक है। अगला क्वेश्चंस आपका ये है 26 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चंस क्या है? 26 नंबर, मनुष्य की इंसुलिन में क्या होता है? मनुष्य की अगर हम बात करते हैं, मनुष्य की इंसुलिन में सी पेप्टाइड है, परिपक्व इंसुलिन अणु का एक भाग है। डाइसल्फाइड बंध का निर्माण हेतु उत्तरदायी है। प्रो इंसुलिन परिपक्वन से इंसुलिन बनते समय हटा दिया जाता है। इसका जैविक क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है।
तो मनुष्य की इंसुलिन में सी पेप्टाइड किसके लिए है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रो इंसुलिन के परिपक्वन से इंसुलिन बनते समय हटा दिया जाता है। तो ये इसका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27वां, पहली जीन चिकित्सा किस रोग के उपचार में की जाती है? मतलब पहली जीन, अगर हम बात करते हैं पहली जीन चिकित्सा किस रोग के उपचार में की जाती है? एड्स के, कैंसर के, सिस्टिक फाइब्रोसिस के, या फिर एडीए की कमी से होने वाला एससीआईडी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका ये मतलब कि इसका आंसर जो होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या है? एडीए की कमी से होने वाला एएससीडीआई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। चलिए, एडीए का पूरा नाम है, क्या नाम हो सकता है एडीए का पूरा नाम जिसकी एससीआईडी रोगियों में न्यूनता होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? एडेनोसिन डीएमिनेज, एडेनोसिन डीऑक्सी एमिनेज, एस्पार्टेंट डीएमिनेज, आर्जिनिन डीएमिनेज। तो इसका आंसर क्या होगा? एडिनोसिन डीएमिनेज। क्या होगा? एडिनोसिन डीएमिनेज होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है। मतलब कि जैव औद्योगिक, मतलब कि जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है। हिमलिन का, सोमाटोस्टैटिन का, थाइमोसिन का, इनमें से सभी का। तो इसका आंसर क्या होगा? इन सभी का क्या होता है? जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगला क्वेश्चंस है, ट्रांसजेनिक जंतु को विकसित करने का उद्देश्य है। मतलब जो ट्रांसजेनिक जंतु को विकसित करने का उद्देश्य क्या है? अधिक दुग्ध उत्पादन करना, उच्च गुणवत्ता प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों यानी मांस, अंडे आदि को प्राप्त करना, जीन चिकित्सा इनका उपयोग करना, ये सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। मतलब ये सभी के लिए क्या होता है? ट्रांसजेनिक जंतुओं को विकसित करने का उद्देश्य है। मतलब जिससे हमें अधिक मात्रा में पर्याप्त भोज्य पदार्थ मिल सके, इसलिए ट्रांसजेनिक कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला अगला टॉपिक्स में। ठीक है, तो अगले टॉपिक्स में जैसे बीटी आबिस के रवे कुछ जीवाणु द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते होंगे? तो ये बैसिलस थीरियनजेसिस जिसे आप कहते हो। लेकिन जीवाणु स्वयं को नहीं मारते क्योंकि जीवाणु आबिस के प्रति प्रतिरोधी हैं। आबिस अपरिपक्व है, आबिस निष्क्रिय होता है। तो आबिस जीवाणु में विशाल थैली में होते हैं। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होता है, इसका आंसर आपका क्या होता है? आबिस। क्या होता है? आबिस। आबिस निष्क्रिय होता है। मतलब बीटी फसल में किसी भी प्रकार के जीवों को क्या है, मतलब कि इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 32 है। अगला क्वेश्चन 32 वाला है। ठीक है, एनसीईआरटी से मैंने उठाया क्वेश्चंस। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आरएनए हस्त अंतरक्षेप में जीनों को मौनीकरण किसके प्रयोग से होता है? मौनीकरण किसके प्रयोग से होता है? तो अगर हम बात करते हैं आरएनए अंतरक्षेप में जीनों का मौनीकरण किसके प्रयोग से होता है? तो एसएसडीएनए से, डीएसडीएनए, डीएसआरएनए। तो इसका आंसर क्या होता है? डीएसआरएनए। किसका? डीएसआरएनए। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 33वां क्वेश्चन। क्राई प्रोटीन्स नियंत्रित करने में सहायक है। क्राई प्रोटीन्स किसकी बात करते हैं? क्राई प्रोटीन्स नियंत्रित करने में सहायक है। कपास के मुकुलन कृमि को, मक्का छेदक का, तंबाकू का, कलिका कीट का, इन सभी का। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इन सभी का क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। मतलब इसका आंसर क्या होगा? इन सभी का। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं
जीनी अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है, जीनी अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता होगा? जीनी अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है सुनहरा चावल, ग्लूकोज, मक्का, गेहूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? सुनहरा चावल। क्या होगा? सुनहरा चावल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा होता है? मतलब जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया गया है। तो इसका मानव वृद्धि हार्मोन के लिए, इंसुलिन के लिए, इंटरफेरॉन के लिए, इन सभी का किया गया है। क्या है? इन सभी का किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है क्या है? देखो, लाइकेंस में फंगस, मतलब लाइकेंस में जो होता है, लाइकेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं वायु से और शैवाल से, मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या होगा? अगला इसका टॉपिक क्या इनमें से क्या होगा बताइए? तो लाइकेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं शैवाल से। किससे करते हैं? शैवाल से। इतना याद रखिएगा, किससे करते हैं? शैवाल से। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है। अगले क्वेश्चंस में आपने देखा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है? पारिस्थितिक कर्मता है महासागरों की तलों में, पारिस्थितिक रूप से अनुकूलित क्षेत्र में, है ना। तो इसका क्या होगा बताइए? इसका आंसर क्या होगा? समुदाय में प्रति एक प्रजाति में भौतिक स्थिति का कार्यात्मक भूमिका। तो समुदाय में क्या होगा? इसका सी नंबर सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला, एलन के नियम के अनुसार ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले स्तनधारी होते हैं छोटे कान व लंबे पाद होते हैं, लंबे कान व छोटे पाद होते हैं। तो बताइए, एलन के नियम के अनुसार ठंडे क्षेत्र में रहने वाले स्तनधारी के कान कैसे होते हैं? छोटे कान व लंबे पाद होते हैं, लंबे कान व छोटे पाद होते हैं। तो लंबे कान व छोटे पाद हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब ये लंबे कान या छोटे पाद में हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला, निम्न में से कौन आंशिक मूल परजीवी है? आंशिक मूल मतलब पैराइटल पार्शियल रूट पैरासाइट कहा जाता है। चंदन का पेड़, ओरोबैंकी, ओरोबैंकी क्या होगा? गैनोडर्मा। तो इसमें क्या होगा? ओरोबैंकी। तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर ओरोबैंकी होगा। क्या होगा? ओरोबैंकी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो अगले क्वेश्चंस में आपको दिया गया है, मतलब कि ऐसी स्थिति जिसमें सारे पार्ट्सों को बताया गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं अगले की क्वेश्चंस की। तो इसमें क्या होता है? पारस्परिक क्रिया होती है। क्या होती है? पारस्परिक क्रिया दिखाई जाती है। तो इसके लिए क्या है बताया गया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगले क्वेश्चंस में आपको बताया गया ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है, दूसरी को ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं बताइए? बताइए आपका क्वेश्चंस क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका देखो, इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर आपका सहभोजिता होगा। क्या होगा? सहभोजिता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहभोजिता। चलिए अगला देख लो। पौधे मृदा से क्या करते हैं? पौधे मृदा से क्या करते हैं बताइए? अगर हम बात करते हैं पौधे मृदा से क्या करते हैं बताओ? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पौधे मृदा से अवशोषित करते हैं केशिका जल, क्या करते हैं? आर्द्रताग्राही जल, गुरुत्वीय जल, रासायनिक जल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केशिका जल। जो मतलब कि उनके मिट्टियों के अंदर होल्स में पाए जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं केशिका जल, ठीक है। तो चलिए अगला देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चिकनी मिट्टी, अगर हम बात करते हैं चिकनी मिट्टी,
तो चिकनी मिट्टी के कणों का व्यास कितना होता है ना। तो चिकनी मिट्टी के कणों का व्यास कितना होता है, 0.20 से 2.0 mm, 0.02 से 0.02 mm और 0.002 से 0.02 mm होता है, या फिर 0.002 mm से कम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए इकोटोन। इकोटोन क्या होता है, इकोटोन में मान लिया जाए बात करते हैं तो इसका इकोटोन, इकोटोन क्या है बताइए। तो इकोटोन अगर बात करते हैं, एक प्रदूषित क्षेत्र है, किसी झील का तल है, दो समुदायों के बीच का अंतर क्षेत्र है, विकसित करते समुदाय का क्षेत्र है। तो बताइए क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा, सी नंबर। दो समुदायों के बीच क्या है, दो समुदायों के बीच का अंतरण क्षेत्र होता है। क्या होता है, दो समुदायों के बीच का अंतरण क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। समुद्र के किनारे उगने वाले पादप कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बताओ। समुद्र के नीचे उत्पादन होने वाले पौधे को क्या कहा जाता है बताइए, क्या कहते हैं, बताइए। इसका आंसर क्या होगा बताइए, नो, है ना। तो इसका क्या है, अगर हम इसकी बात करें, समुद्र किनारे उगने वाले जंतु वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन 2020 में। तो इसको क्या कहते हैं बताओ। तो इकोटोन मतलब ये क्या कहेंगे बताइए, इसको नाम क्या दिया गया है। समुद्री किनारे उगने वाले पौधों को क्या कहा गया, जलोद्भिदी या फिर हैलोफाइट कहते हैं, बताओ। तो इसका आंसर आपका होता है हैलोफाइट। क्या बोलोगे, हैलोफाइट। मतलब इनको हैलोफाइट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछता है इसका आंसर क्या होगा, तो बताओगे, क्या बताओगे, है ना। तो समुद्र में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, समुद्र के किनारे जो उगते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, हैलोफाइट। क्या बोलते हैं, हैलोफाइट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चिपको आंदोलन शुरू किया गया था, बताइए कहाँ से शुरू किया गया था। जो चिपको आंदोलन था वो कहाँ से स्टार्ट किया गया था बताइए। चिपको आंदोलन आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। चिपको आंदोलन, अगर हम बात करते हैं, चिपको आंदोलन शुरू किया गया था असम से, महाराष्ट्र में, गढ़वाल में, बेंगलोर में। तो इसमें आंसर सही होगा। चिपको आंदोलन शुरू किया गया था गढ़वाल में। कहाँ पे, गढ़वाल में। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवों के अस्तित्व को सबसे बड़े खतरे का कारण है, जीवों के अस्तित्व का सबसे बड़ा खतरे का कारण क्या हो सकता है बताइए। तो जीवों के अस्तित्व का सबसे बड़े खतरे का कारण है मरुस्थलीकरण, विकिरण विकिरण, वनों का कटाव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वनों का कटाव। वनों के कटाव से क्या होता है, जीवों के अस्तित्व का सबसे बड़ा खतरा होता है। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 20वां क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखो, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे क्या बोलते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ पे स्थित होगा। राष्ट्रीय दुधवा उद्यान कहाँ पे स्थित है बताइए। ये असम में है, राजस्थान में है। कहाँ पे, असम में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, थैंक यू क्लास, अगले क्लास में फिर मिलेंगे।